हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आईटी इंडस्ट्री में 6 लाख तक की जॉब एज अ फ्रेशर लैंड करनी है। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया हुआ, वो वीडियो आप जाके रेफर कर सकते हैं। उस पूरी प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका रिज्यूम। रिज्यूम बिल्डिंग एक अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। और रिज्यूम आपको बनाना आना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक ऐसी असेट है जो आपको सारी जिंदगी हेल्पफुल होगी। वैसे तो लोग कई बार क्या होते हैं, स्पेशली यदि आप फ्रेशर हैं तो आप किसी सीनियर से या फिर यदि आप कुछ स्पेंड करना चाहते हैं तो शायद naukri.com पे रिज्यूम बिल्डिंग पे जा सकते हैं, या फिर आपके प्लेसमेंट सेल में कोई आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप किसी और की हेल्प लेते हैं कि रिज्यूम बनाने में, वो प्रोसेस का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि वो ना तो वो आपको जानते हैं, ना ही आपके एक्सपीरियंस को जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या-क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है और वो रिज्यूम में डालने लायक है कि नहीं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप रिज्यूम बनाना खुद सीखें, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिज्यूम कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो आप ओपन एआई पे जाके अपना एक अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपना रिज्यूम बनाने के लिए। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, क्योंकि यदि आप अपनी इंग्लिश पे इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपको लगता है कि रिज्यूम में शायद गलती हो सकती है, और गलती नहीं भी हो सकती, फिर भी ये हमें अच्छा होगा यदि आप ओपन एआई पे चैट जीपीटी पे जाके अपने रिज्यूम को वेरीफाई कर लें, ताकि वहां पे कुछ मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपकी एक अच्छे खासे इंटरव्यू कॉल लेटर को रोक सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है ओपन एआई में, सर्च बॉक्स पे ये टाइप करना है कि सैंपल रिज्यूम फॉर पाइथन टेक्नोलॉजी इन आईटी इंडस्ट्री। तो ये आपको एक सैंपल रिज्यूम बना के देगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आपको रिज्यूम के की सेक्शंस पता चल जाए, जैसे कि कॉन्टेक्ट डिटेल, आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोजेक्ट और आपकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको रिज्यूम में क्या-क्या डालना है, उस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जब आपको एक सैंपल रिज्यूम दिख जाता है, तो आपको इस एक की सेक्शंस पता चल जाते हैं कि रिज्यूम में क्या-क्या डालना है। सेकंड, अब इन की सेक्शंस को हम एक-एक करके एनहांस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेक्शन आता है आपका कॉन्टैक्ट। तो आपको कॉन्टैक्ट में अपना एड्रेस वही डालना है जिस लोकेशन पे आप जॉब सर्च ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इंदौर में रहते हों और मुंबई में जॉब सर्च करना चाहते हैं, या पुणे में जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप वहाँ पे लोकल का एड्रेस ही डालें। हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स का या फिर आपके रिलेटिव का घर भी हो सकता है, जहाँ का एड्रेस आप डाल सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे इंटरव्यू कॉल इनवाइट करने के लिए। वैसे तो आजकल वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी चल रहा है, लेकिन आप फिर भी अपना लोकेशन, अपनी एड्रेस जो है प्रेफर्ड लोकेशन का ही डालें। इसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। तो कॉलेज टाइम पे हम अक्सर काफ़ी फ़ंकी टाइप का ईमेल एड्रेस बना लेते हैं, जैसे कि अनिल अंडरस्कोर बॉन्ड 007 @gmail.com। तो ये प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप अपने फर्स्ट नेम अनिल डॉट शर्मा, उसके पीछे आप यूनिक वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ैक्ट मैच आपको ना मिले, उसके बाद @gmail.com। इसके अलावा आपका आता है लिंक्डइन प्रोफाइल। तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक भी अपने कॉन्टैक्ट सेक्शन में डाल सकते हैं, और उसके लिए जब भी कोई आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को रेफर करना चाहेगा, तो लिंक वहाँ पे उन्हें ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर कई लोग गलती कर देते हैं कि जल्दबाज़ी में गलत मोबाइल नंबर डाल देते हैं और रिक्रूटर्स उन्हें कॉल ही नहीं कर पाते। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर एकदम सही हो। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो किसी सीनियर के रिज्यूम में से ऑब्जेक्टिव निकाल के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या फिर गूगल से जाके कोई ऑब्जेक्टिव निकाल के कॉपी कर लेते हैं। सो ये काफ़ी स्टैंडर्ड होता है और रिक्रूटर को देखते ही समझ में आ जाता है कि इस कैंडिडेट ने गूगल से निकाला हुआ है, या फिर ये काफ़ी रिपिटेटिव ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि कोई 100 रिज्यूम देख रहा है, तो यदि गूगल से निकाल के आपने डाला हुआ है, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी उन हो सकता है कि उन 100 में से किसी 10 से मैच कर जाए। तो उस कंडीशन में आप स्टैंड आउट नहीं होते हैं, और ये भी दिखता है कि आपने कितना एफर्ट डाला है अपने रिज्यूम को बनाने के लिए। बेहतर ये होगा कि आप अपना एक छोटा-सा समरी लिखें, चैट चैट जीपीटी पे जाएँ, वहाँ पे लिखें
अपने बारे में। माय नेम इज़ XYZ, मेरी ये एजुकेशन है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मेरा फ्यूचर जॉब कैसा होगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जैसे कि आपकी ड्रीम जॉब किस रोल पे होगी, किस कंपनी में होगी, तो इस टाइप से आप एक सैंपल पैराग्राफ बना लें और उसके आगे लिख दें एनहांस इट। और या फिर आप लिख सकते हैं रीऑर्केस्ट्रेट इट बेटर। सो जब आप इसको कमांड को हिट करेंगे तो चैट जीपीटी उसको आपको एक अच्छी फॉर्मेट में आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा। उसके बाद आप एक और लिख सकते हैं कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन एज माय रिज्यूम ऑब्जेक्टिव, तो वो आपको शॉर्ट करके दे देगा। इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे कि यार ये रिज्यूम का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। और प्लीज मेक श्योर ये 2 या 3 लाइन से ज्यादा ना हो। आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद आप आते हैं अपने एजुकेशन वाले सेक्शन पे। तो एजुकेशन के बारे में तो आपको पता है, बट एज अ फ्रेशर अच्छी बात होगी यदि आप अपने एजुकेशन को अच्छे अपने डिग्रीज के साथ में, अपने कॉलेजेस कॉलेजेस के साथ साथ में अपने परसेंटेज या अपने ग्रेड्स भी डालें, क्योंकि कई बार लोग अपने ग्रेड्स हाइड करते हैं। बट गाइस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर अ रिक्रूटर यदि आपके ग्रेड अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि हर जॉब प्रोफाइल के लिए अलग-अलग ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ सर्टेन कंपनीज ही है जैसे टीसीएस जो डिमांड करते हैं कि आपके ग्रेड्स एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा ही होने चाहिए। अदरवाइज़ काफ़ी कंपनीज हैं जो ग्रेड्स को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। वो इस बात का पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके लर्निंग स्किल्स कैसे हैं, आपके लॉजिक्स कैसे हैं और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो अपने ग्रेड्स को छुपाने को के लिए अपनी उतनी कोशिश ना करें, क्योंकि आपके ग्रेड्स भी आप एक हिसाब से आप बताते हैं कि आपने अपनी स्टडीज़ में कितना कॉन्संट्रेट किया हुआ है, कितना ज़्यादा टाइम आपने पढ़ाई में दिया है। और यदि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको उन्हें डालना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटर्स इस हिसाब से देखते हैं आपको कि यदि कोई 80% 90% वाला कैंडिडेट है और इसका मतलब उसने 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई करने की आदत उसे है। मतलब उसे ऑफिस में 9 घंटे 10 घंटे बैठने में, काम करने में ज़्यादा चैलेंज नहीं होगा। तो ये एक अच्छा मैसेज जाता है जहाँ पे आप अपने परसेंटेज वहाँ पे डालते हैं और अपने जो स्पेशलाइज़ेशंस हैं आपकी एजुकेशन में, प्लीज़ उन्हें हाइलाइट करें। तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आप आते हैं आप स्किल्स पे। तो आपके एज़ अ फ्रेशर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस तो शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन आपके कुछ स्किल्स होंगे जो आपने अपनी पूरी लाइफ में अर्न किए होंगे। फॉर द एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने पढ़ाई करते हुए, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हुए आपने शायद जावा या पाइथन इस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी शायद सीखी होगी, या फिर यदि आपने एमबीए किया हुआ है, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, मार्केटिंग के लिए किए होंगे या फिर किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए आपने किए होंगे, तो ये आपके स्किल्स में काउंट होते हैं। तो आपको अपने स्किल्स आइडेंटिफाई करना है और प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो ऊपर का ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपने डाला है, वो आपकी स्किल से मैच हो या फिर आपके स्किल्स ऑब्जेक्टिव से मैच हो। तो आपको वो एक रिज़्यूम एक फ्लो में होना चाहिए कि ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव जो है, जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपका आपका एजुकेशंस भी इन लाइन है और उसी से इन लाइन आपके स्किल्स भी हैं। तो जब आप अपनी स्किल्स डाल देते हैं, तो उसके नीचे आता है आपका एक्सपीरियंस। एज़ अ फ्रेशर हो सकता है आपको एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ही एक्सपीरियंस हो, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। एक्सपीरियंस इस चीज़ का होता है कि आप किस तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं। तो एक्सपीरियंस सिर्फ़ कॉर्पोरेट का होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप इतना देख लीजिए कि यदि आपने कॉलेज में कोई ऐसे काम किए हों जिन्हें आप एज़ अ एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। जैसे कि आप प्लेसमेंट सेल में थे, वहाँ पे आपने क्या काम किया है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और यदि आप किसी स्पोर्ट्स क्लब में थे, कॉलेज के किसी स्टडी क्लब में थे, तो आप वो सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। और जब भी प्लीज़ मेक श्योर यदि आप ये सब चीज़ डाल रहे हैं, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो। जैसे कि मैं वॉलीबॉल क्लब में था, तो वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं, वॉलीबॉल के रूल्स क्या है, कितने लोग होते हैं, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी फ़ील्ड है कि यदि सामने वाले को आपके एक्सपीरियंस का नॉलेज रहा, तो हो सकता है वो
आपसे आपसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे। यदि उसे नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आप उससे बच जाएँ। लेकिन एक लक बेस होता है और यदि सामने वाले को आपकी एक्सपीरियंस का नॉलेज आपसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस ज़्यादा आएँगे। तो अपना एक्सपीरियंस आप वहाँ पे ज़रूर डालें और यहाँ पे आप पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉलेज के हों। जैसे कि यदि आपने बाइकिंग की हुई है और आप बाइक से कहीं बहुत लंबी ट्रिप पे गए हैं, उस ट्रिप में आपने क्या-क्या सीखा, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, टीम वर्क कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एज़ अ फ्रेशर वो एक कॉमन सब्जेक्ट ढूँढते हैं, जहाँ पे वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें, आपके बारे में समझ सकें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस में डालें। ये सोच के छोड़ ना दें कि आपको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं क्योंकि आप फ्रेशर हैं। तो उस सेक्शन को प्लीज़ ऐड कीजिए। इसके बाद हो सकता है आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हों। तो प्रोजेक्ट्स का अब एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण हो सकता है आपने प्रोजेक्ट ना किए हों। लेकिन आपने ये प्रोजेक्ट्स अपने कॉलेज टाइम पे किए होंगे। आपके टीचर्स ने कुछ आपको प्रैक्टिकल्स दिए होंगे। तो वो प्रैक्टिकल्स आपके प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं एज़ अ फ्रेशर। और दूसरा यदि आपके कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं भी हुए, सो फॉर द एग्ज़ाम्पल आपके कॉलेज में उन्होंने एक प्रोजेक्ट कराया फॉर लेट्स से एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अभी आप अप्लाई कर रहे हैं एक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज है, आप गूगल पे जाके उसका सैंपल डेटा या सैंपल कोडिंग वगैरह निकाल के एक खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को आप डाल सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी से स्पेसिफिक, उस इंडस्ट्री से स्पेसिफिक अपने प्रोजेक्ट्स डालें, क्योंकि आपके लिए प्रोजेक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एज़ अ फ्रेशर। और इसके बाद आता है सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सर्टिफिकेशंस आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और यदि आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं। मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ यूडेमी। यूडेमी पे आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे और कुछ सर्टिफिकेशन मिलेंगे जो कि मिनिमम 500, 700, 400 की रेंज पे भी रह सकते हैं कई बार। तो आप इस तरह के कोर्सेज़ को जो कि आपके स्किल से, आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं, आप उस तरह के स्किल्स को यूडेमी पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, उनका टेस्ट होता है और यूडेमी की एक अच्छी बात ये है कि वो आपको सर्टिफ़िकेशंस भी देते हैं। हाँ, उतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होंगे आपको, लेकिन शुरुआत में आपको वो भी काफ़ी कुछ हेल्प करेगा एक इंटरव्यू कॉल के लैंड करने के लिए। और सर्टिफ़िकेशंस ऑब्वियसली ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप वीडियोज़ देख के उसमें कुछ टेस्ट देके सर्टिफ़िकेशन अर्न करते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपके सर्टिफ़िकेशंस ऐड होते जाते हैं आपकी प्रोफ़ाइल में। सो यदि आप हर 3 महीने, 4 महीने में भी एक सर्टिफ़िकेशंस ऐड करते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास 3 या 4 सर्टिफ़िकेशंस हो जाते हैं, जो कि जब प्लेसमेंट सेल आपकी कंपनी में आता है, तो आप उस सर्टिफ़िकेशंस की क्रेडेंशियल्स को यूज़ कर सकते हैं। और आइडियली मैं रिकमेंड ये भी करूँगा कि यदि आप कॉलेज में किसी पर्टिकुलर फॉर द एग्ज़ाम्पल पाइथन टेक्नोलॉजी, जावा टेक्नोलॉजी पे स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हैं, तो आप उसके साथ में एक सर्टिफ़िकेशंस भी करते रहें ताकि आपको क्योंकि क्या होता है कि कई बार कॉलेजेस में स्पेसिफाइड सर्टिफ़िकेशंस नहीं मिलते हैं, जो कि आप रिज़्यूम में डाल सकें। वो आपकी डिग्री के पार्ट हो जाते हैं। तो आपका सर्टिफ़िकेशंस यदि आपके हैं, तो आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरह आपको अपने रिज़्यूम को ठीक तरीके से बना लेना है। नीचे आपको अपना डिक्लेरेशन भी डाल देना है, दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। वो स्टैंडर्ड होता है, वो आप इंडस्ट्री को किसी भी रिज़्यूम से निकाल सकते हैं। तो और ये रिज़्यूम आपको हेल्प करेगा अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर लैंड करने के लिए। So I wish you all the very best. Keep it up. If you have any queries और any प्रॉब्लम है इस पूरी प्रोसेस में, तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूँगा।